नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, रीट लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों के लिए ही साथियों भाषा फर्स्ट है वो महत्वपूर्ण रहती है और ज़्यादातर विद्यार्थियों ने भाषा फर्स्ट का ही चुनाव यहाँ पर किया गया है। तो आज के वीडियो में हम लगभग यहाँ पे 30 प्रश्नों की क्लास है साथियों, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आप इन प्रश्नों को देखिए और अपनी तैयारी जाँच करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं साथियों। खंड 2 में भाषा प्रथम हिंदी के प्रश्न आएँगे। आपको यहाँ पर एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश को पढ़कर लगभग 5 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं, यानी 31 से लेकर 35 के आपको क्या करना है, जवाब देने हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों और सबसे पहले आपको जैसे ही परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलेगा, आप जैसे इससे साइकोलॉजी कर सकते हैं, उसके बाद में भाषा फर्स्ट का सही चुनाव करके आप इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इस गद्यांश में आपको थोड़ा-सा दिमाग लगा के ही पढ़ना है साथियों, कुछ शब्द आएँगे, उनका अर्थ समझते हुए आपको पढ़ना है। जैसे आप पूरा गद्यांश पढ़ लेते हैं साथियों, उस गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपके प्रश्न शुरू हो जाएँगे। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है, 31 नंबर जो प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? यानी आपको इसमें से एक ऐसा शब्द ढूँढना है, जिसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी लगा हुआ है। तो प्रलभ, विकास, प्रधानता और वात्सल्यता, ठीक है? यहाँ पर किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों प्रधान। प्रधान के अंदर परे उपसर्ग लगा हुआ है और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है साथियों। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा 32वां, दिग्दर्शन शब्द में कैसी संधि है? तो दिग प्लस दर्शन, ठीक है? तो यहाँ पे इसका जो वर्ड बनेगा साथियों, ये दिग ऐसे बनेगा साथियों, दिग प्लस दर्शन, ये इसका संधि विच्छेद है। तो ये कैसी संधि है? तो यहाँ पे देखो हलन आ रहा है साथियों। तो इसका स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका साथियों, बिल्कुल यहाँ पर रहने वाला है आपका दूसरा, बिल्कुल ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि साथियों? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला सवाल हमारा साथियों 33 नंबर सवाल है। यहाँ पर हम 33 नंबर सवाल को देखेंगे। मौखिक शब्द का विलोम होगा, यानी जो मौखिक है उसका विलोम ढूंढना है। अमौखिक होगा, परीक्षा होगा, साक्षात्कार होगा या लिखित होगा। तो मौखिक का जो विलोम शब्द होता है साथियों, वो आपका लिखित होगा। आप एक तो मौखिक कहते हैं और एक आप लिखित में करते हैं, तो मौखिक का जो विलोम है आपका लिखित रहेगा। 34वां सवाल है साथियों, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से आपका सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? यानी ऐसा कौन सा युग्म है जो तत्सम और तद्भव नहीं है, यानी आपको ये ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका जो है साथियों लिखा है श्रृंगार सिंगार, ठीक है, दृष्टि दृढ़ि, आश्चर्य आसरा और पूर्ण और पूरा। तो यहाँ पर किसमें आपका सही मिलान यहाँ पर नहीं है? तो देखो तीसरे में बिल्कुल गलत मिलान होगा, आश्चर्य और असरा ये गलत है। बाकी श्रृंगार सिंगार, ठीक है, दृष्टि दृष्टि, पूर्ण और पूरा ये सही है। बाकी तीसरा ऑप्शन जो कि सही तरीके से मिलान यहाँ पर नहीं है साथियों। यहाँ पर अगला सवाल है साथियों, 35वां सवाल है और कौन सा शब्द इसमें विशेषण है? विशेषण क्या होता है? संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है विशेषण होता है। तो इसमें बात, झूठी, परंपरा या भाषा, इसमें कौन सा विशेषण शब्द है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा झूठी, ये एक विशेषण शब्द है, बाकी विशेषण शब्द वाले शब्द नहीं है। तो एक गद्यांश के 5 प्रश्न हो गए। अब हमारा दूसरा गद्यांश शुरू हो रहा है साथियों। तो इस गद्यांश को भी आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक रीड करना है साथियों यहाँ पर, और 36 से लेकर 40 तक के इसमें जवाब आपको देने हैं। तो साथियों आप इसे पूरा ध्यानपूर्वक इसको पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही आप प्रश्नों के जवाब देंगे। आप ऐसे नहीं बिना पढ़े ही आप प्रश्नों के जवाब देने लग जाएंगे, तो प्रश्न आपका गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगला सवाल हमारा 36वां सवाल है साथियों, पूर्ण प्रेम में पूर्ण व्यभिचार से शांति प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर जो रेखांकित पद है उसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर रेखांकित जो पद है वो आपका है व्यभिचार, ठीक है, और इसका आपको अर्थ बताना है। तो गद्यांश में इसका अर्थ क्या आया था? सुमार्ग गमन आया, पूर्व राग आया, निकृष्ट आचरण आया या चंचल आया था, ठीक है। तो व्याभिचार, ठीक है, तो व्याभिचार का जो अर्थ है साथियों वो आप सभी को पता है, निकृष्ट आचरण, ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा, यही इसका अर्थ होगा। अगला सवाल है हमारा 37वां सवाल है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द यहाँ पर नहीं है। कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग यहाँ पर नहीं है? तो पुल्लिंग आपको ढूंढना है, दौड़, प्रेम, रूप या गुण। तो कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है? तो 37वें का बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों पहला ही है, ये दौड़ है जो कि पुल्लिंग नहीं है। बाकी प्रेम, रूप और गुण ये सारे क्या है, पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में यहाँ पर आते हैं। अगला सवाल है हमारा 38 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द है वो सदैव दोनों वचनों में एक समान ही रहता है? यानी आपको ऐसा शब्द ढूंढना है जो एक वचन हो या बहुवचन है, दोनों में ही एक समान रहता है। चिड़िया, प्रेम, व्यक्ति या मिठाई। तो मिठाई को हम मिठाइयाँ कह सकते हैं, व्यक्ति को व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है, प्रेम को प्रेमी कह सकते हैं, लेकिन जो चिड़िया है ना, ये हमेशा ही क्या है, आपका एक वचन यहाँ पर रहेगा साथियों। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कौन सा, एक बार देख लेते हैं। चिड़िया नहीं रहेगा साथियों, इसमें रहेगा प्रेम। आपका प्रेम जो शब्द है, तो दोनों ही वचनों में क्या है, एक समान ही रहता है। एक वचन करो या बहुवचन करो, दोनों में ही क्या है, एक समान ये रहता है। दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। आपको साथियों यहाँ पर व्याकरण का भी ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप हिंदी के प्रश्न ज्यादातर सही कर पाएंगे। प्रेम में पूर्ण व्याभिचार से शांति प्राप्त हो जाती है। इस वाक्य में काल का चयन कीजिए, ये किस काल का है, ठीक है। तो यहाँ पर
प्राप्त हो जाती है। तो ये कैसा काल का शब्द या वाक्य बना हुआ है? सामान्य वर्तमान काल का, सामान्य भूतकाल का, संभाव्य भविष्यकाल का या संभाव्य वर्तमान काल का, ठीक है? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा साथियों, पहला ही बिल्कुल रहेगा, ये सामान्य वर्तमान काल की बात यहाँ पर इसमें हो रही है। अगला हमारा 40वां सवाल है, वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वस्तुएं होगा, वस्तुकाय होगा, वस्तु होगा या उपयुक्त सभी होगा? तो 40वें का बिल्कुल सही जवाब रहेगा पहला, इसका जो बहुवचन होगा साथियों वस्तुएं होगा, ये इसका सही जवाब है। 41वां सवाल है हमारा यहाँ पे, पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले छात्र परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। यहाँ पर रेखांकित जो पद है उसमें कैसा पदबंध है, ठीक है? तो आपको पदबंध ढूंढना है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है। तो पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले छात्र, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है साथियों, रेखांकित है, और इसमें कौन सा पदबंध है तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध रहेगा। तो इसका पहला जवाब रहेगा, ये एक संज्ञा का काम करा साथियों, तो एक संज्ञा पदबंध कहलाएगा। 42वां सवाल है हमारा साथियों, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? यानी ऐसी कौन सी भाषा है जिससे राजस्थानी का उद्भव हुआ है? अर्ध मागधी अपभ्रंश, भोजपुरी, शौरसेनी अपभ्रंश या मागधी अपभ्रंश? तो किससे यहाँ पर इसका जो राजस्थानी शब्द का भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो 42वें का बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, तीसरा शौरसेनी अपभ्रंश से इसका यहाँ पर उद्भव हुआ था। अगला सवाल है हमारा 43वां साथियों, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य भी हो उसे क्या कहेंगे? यानी जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन एक दूसरा उपवाक्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे या प्रश्न बोध वाक्य यहाँ पर कहेंगे? तो उसे साथियों मिश्र वाक्य कहेंगे, ठीक है? एक साधारण वाक्य के साथ एक दूसरा अतिरिक्त अगर जुड़ा हुआ है तो उसे, जो उपवाक्य जुड़ा हुआ है दूसरा, उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे साथियों, बिल्कुल सही जवाब। 44वां सवाल है साथियों इसमें, समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ये वाक्य अर्थ की दृष्टि से कैसा है? यानी समय पर अगर आप भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ये विधानार्थक है, आज्ञार्थक है, इच्छार्थक है या संकेतार्थक है? यानी ये वाक्य अर्थ की दृष्टि से कैसा वाक्य है? तो यहाँ पर साथियों ये अर्थ की दृष्टि से संकेतक है, यानी संकेत कर रहा है अगर आप समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ये संकेतक रहेगा। तो चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। अगला सवाल है हमारा 45 नंबर सवाल है साथियों, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, व्याकरणिक दृष्टि से उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य क्या है? यानी उद्देश्य कौन सा है? दिशा है, उदय है, सूर्य है या पूर्व है? सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य आपको यहाँ पे बताना है साथियों। तो यहाँ पर सूर्य की बात हो रहा है तो ये सूर्य ही क्या है, इसका उदय है साथियों, उदय शब्द जो है उद्देश्य है, ठीक है? अगला 46 नंबर सवाल है, यहाँ पर मुहावरे या जो लोकोक्ति का प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? यानी सही अर्थ लिखा हुआ है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, आंखें बिछाना प्रेम करना, उंगली उठाना भेद प्रकट करना, कान में तेल डालना, हर किसी के कहने पर भरोसा कर लेना, चांदी का जूता मारना, धन देकर काम करवाना। तो आपको यहाँ पर सही अर्थ वाला ढूंढना है, ठीक है? तो यहाँ पर सही अर्थ वाला जो होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा चौथा। यहाँ पर चांदी का जूता मारना, धन देकर काम करवाना, ये बिल्कुल सही है, बाकी आपके गलत यहाँ पर रहेंगे। अगला सवाल है हमारा, एडगर डेल के अनुभव शंकु में शीर्ष से आधार की ओर जाने पर निम्न में से कौन सा एक शिक्षक सूत्र या सिद्धांत नहीं है? यानी एडगर जो डेल होता है, इस तरह का एक शंकु होता है, उसमें शीर्ष से जब हम आधार की तरफ जाते हैं तो ये कौन सा सूत्र या सिद्धांत इसमें काम नहीं करता है? तो यहाँ पे देखो, अमूर्त से मूर्त, विशिष्ट से सामान्य, जटिल से सरल, सूक्ष्म से स्थूल, तो इसमें कौन सा सिद्धांत नहीं होगा एडगर डेल से संबंधित? तो इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका दूसरा साथियों, विशिष्ट से सामान्य नहीं रहता है, बाकी ये तीनों इसमें बिल्कुल रहेंगे। 48 नंबर सवाल है यहाँ पे, देखो साथियों कुछ पर्सन आपके यहाँ पर शिक्षण वीडियो के भी आएंगे आपके। अगला सवाल है, असम्मिलित कथन को आपको छांटना है, यानी असम्मिलित कौन सा है? प्रायोजना विधि, जॉन डीवी, खेल विधि, हेनरी कॉल्वेल कुक, किंडरगार्टन विधि, फ्रोबेल, अनुसंधान विधि, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखिए साथियों, जो प्रायोजना विधि है ना, ये जॉन डीवी ने यहाँ पे नहीं दी थी, ये साथियों किसने दी है? फ्रोबेल ने दी है साथियों, ये ठीक है, किसने दी है? फ्रोबेल ने दी है। तो ये खेल विधि कॉल्वेल कुक ने दी है, किंडरगार्टन फ्रोबेल ने दी है, ठीक है? और ये भी आपके साथियों, ठीक है? यहाँ पे साथियों ये प्रोबेल नहीं, थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, ये किलपेट्रिक ने दी, प्रोजेक्ट विधि किसने दी? किलपेट्रिक ने यहाँ पे दी थी साथियों। तो किलपेट्रिक आपको याद रखा, प्रायोजना विधि यानी इसको प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं, ये किलपेट्रिक ने दी है, बाकी तीनों सही है, ये जॉन डीवी ने दी, किलपेट्रिक ने दी है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। 49 नंबर सवाल है साथियों, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है, यानी गद्य शिक्षण में जो शब्दार्थ को स्पष्ट करने की विधि कौन सी है वो आपको यहाँ पर बतानी है। प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि या खंडान्वय विधि? तो गद्य शिक्षण में जो शब्दार्थ स्पष्ट करने की जो विधि है साथियों, वो आपकी रहेगी उद्बोधन विधि, तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है 50 नंबर सवाल है, हर्बर्ट के पंचपदीय उपागम में कौन सा सोपान नहीं है?
यानी हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली है यानी उपागम है, उसमें सोपान नहीं है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण या मूल्यांकन, तो इन चारों में से कौन सा पंचपदीय प्रणाली का सोपान यहाँ पर नहीं रहेगा, वो आपको बताना है साथियों। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका चौथा, इसमें मूल्यांकन वाला जो सोपान है वो आपके नहीं रहता है। अगला सवाल है हमारा, भाषा की शिक्षा में उच्चारण तथा भाषण देने की कला सिखाने में किस यंत्र की सहायता ली जाती है? ठीक है, तो भाषा की शिक्षा में उच्चारण और भाषण देने की कला सिखाने में किस यंत्र की सहायता ली जाती है? भाषा प्रयोगशाला, ग्रामोफोन, रेडियो या लिंग्वाफोन, तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ग्रामोफोन, बिल्कुल दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों इसमें, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, ये कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेस्ट की विधि या प्रोक्स विधि, यानी ऐसी कौन सी विधि जिसमें मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को यहाँ पर पढ़ाया जाता है? तो ये रहेगी साथियों आपकी प्रोक्स विधि, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 53 नंबर सवाल है साथियों, कौन सी विधि भाषा शिक्षण उपागम के रूप में उस कौशल को बताती है जो एक प्रकार से ग्राह्य कौशल होते हैं? ठीक है, यानी आपको एक विधि बतानी है जिसमें भाषा शिक्षण उपागम के रूप में कौशल को बताती है जो एक प्रकार के ग्राह्य कौशल होते हैं। तो वो अनुकरण है, ध्वन्यात्मक है, व्याकरण अनुवाद है या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा पहला ही रहेगा साथियों, अनुकरण, बिल्कुल ये इसका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा 54 नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पर 54 नंबर सवाल को देखते हैं। रंगमंच अभिनय विधि है गद्य शिक्षण की, पद शिक्षण की, नाटक की या व्याकरण की? तो रंगमंच जो अभिनय होता है साथियों वो मंच के ऊपर होता है और उसमें नाटक भी होता है, तो वो नाटक की ये विधि होती है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। 55 नंबर सवाल है हमारा, 55 नंबर, ऐसा परीक्षण जो व्यक्ति की एक या एक से अधिक क्षेत्र में कमियों और विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, वो क्या कहलाता है? उपलब्धि परीक्षण, योगात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या उपचारात्मक परीक्षण? यानी एक से अधिक क्षेत्रों में वो अगर कमियां और विशेषताओं को व्यक्त करता है तो वो जो परीक्षण है साथियों वो आपका नैदानिक परीक्षण कहलाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 56 नंबर सवाल है, शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिशों में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि आंतरिक जांच अधिक निष्पक्ष होती है, अधिक वैध और विश्वसनीय होती है, सभी पक्षों का मूल्यांकन करती है और ये मूल्यांकन तटस्थ होता है। तो ये कह रहा है कि शिक्षा में सुधार के लिए कई आयोग की सिफारिशों में जो आंतरिक जांच बढ़ाने की सिफारिश की गई है, आंतरिक जांच बढ़ाने की गई है, क्योंकि जो आंतरिक जांच है ना वो क्या होती है? तो उसमें तीसरा बिल्कुल सही रहेगा, ये सभी पक्षों का क्या करती है? मूल्यांकन करती है, इसलिए इसको यहाँ पर लिया गया है। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, अगला 57 नंबर सवाल है, निबंधात्मक प्रश्नों के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसके गुणों के संबंध में आपको सही बताना है। विचार अभिव्यक्ति के अवसर, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता, लेखन कौशल का मूल्यांकन या आलोचनात्मक चिंतन का मूल्यांकन। तो निबंधात्मक प्रश्नों के गुणों के संबंध में जो सही बात रहेगी वो आपकी तीसरी रहेगी साथियों, लेखन कौशल का मूल्यांकन। इसमें निबंधात्मक प्रश्नों में लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन वाला सवाल है साथियों, तो ये साथियों थोड़ा-सा मूल्यांकन का यहाँ पे देखो ऑप्शन वाला प्रश्न है साथियों, इसमें हमें ऑप्शन को बताना है। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि जो निबंधात्मक प्रश्नों के गुणों के संबंध में सही दिखाना है। तो विचार अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है, बिल्कुल सही है। आलोचनात्मक चिंतन का भी मूल्यांकन होता है, सही है। तो यहाँ पर बी को छोड़कर ए, सी आपका डी रहने वाला है और ये कौन से ऑप्शन में है साथियों? तो ए और सी और डी ये आपके तीसरा ऑप्शन में रहेगा। तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। 58 नंबर सवाल है हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति में विशेष बल दिया जाता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति में विशेष रूप से बल दिया जाता है अर्थग्रहण पर, अक्षर बोध पर, शब्द उच्चारण पर या ज्ञान की वृद्धि पर। तो मौखिक अभिव्यक्ति में जो विशेष बल दिया जाता है साथियों वो तीसरा रहेगा, उच्चारण, शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जाता है कि आप जब बोल रहे हैं मौखिक तो उच्चारण बिल्कुल शुद्ध आपका होना चाहिए। 59 नंबर सवाल है, पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? यानी पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? 59 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा साथियों, अनुभवों की संपूर्णता, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु की समग्रता, सेहत संबद्धता, ये भी सही है। करके सीखना, ये भी है। तो यहाँ पे विषय वस्तु की समग्रता वाला सिद्धांत इसमें काम नहीं लेते साथियों। तीनों बिल्कुल सही रहेंगे साथियों, ये वाला इसका गलत रहेगा। आज का और अंतिम सवाल है साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, यहाँ पर देखिए लिखा है, प्राथमिक कक्षाओं में शेष सवर वाचन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो यहाँ पर अनुकरण विधि, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, समवेत वाचन या द्रुत वाचन या अनुत्तरित, ठीक है। तो यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं के अंदर जो शेष सवर वाचन की जो सबसे उपयुक्त विधि रहेगी वो रहेगी साथियों समवेत वाचन, यानी सामूहिक वाचन में ही आप अच्छी तरह से सिखा सकते हैं साथियों। ये हिंदी के यहाँ पर लगभग 30% थे साथियों। आपको वीडियो कैसा लगा है? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना अंक जरूर बताएं कितने आपके राइट हो रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।